नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। आपका जो टेस्ट चल रहा है वो अभी साइंस का टेस्ट चल रहा है और साइंस का टेस्ट 7 टेस्ट तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 8, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो बार बार एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप एक बार दो बार पीडीएफ के माध्यम से रट लीजिए, है ना, सभी को याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि साइंस से आपको 15 सवाल आपको पूछा जाएगा। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बायोलॉजी का क्वेश्चन हम देखेंगे, महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। अगर इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज साइंस का क्लास होगा, टेस्ट नंबर आपका 8 होगा और डेली जो आपकी क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। तो लाइव क्लास करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। जी हाँ, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए दोस्तों 351 का चार्ज है। आप 351 पे करना है। कैसे पे करना है, तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ नोट्स सिलेबस के अनुसार मिल जाएगा, नए सिलेबस के अनुसार। 351 मात्र इसमें चार्ज है। और आप लोग का जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है 18 दिसंबर 2022 को आप लोग को एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, अब डेट आ गई है, अब तो डेट नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि इधर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अब इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होने की काफ़ी संभावना है। अभी समय भी बहुत है, 3 महीना आपके पास समय है। 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। जितना पीडीएफ आप लोग को दिया जाएगा, है ना, 351 आपको इस नंबर पे करना है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग फिर से पीडीएफ मांग रहे थे, तो 1-2 दिन में मैं ग्रुप में फिर से पीडीएफ डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर से पीडीएफ डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा ना। आप लोग गलती करते हैं, जब मैं पीडीएफ डालता हूँ तो आप लोग उस समय डाउनलोड करके रख लिया कीजिए, है ना। बार बार मतलब कि पीडीएफ, एक ही पीडीएफ भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए जब भेजा जाता है तो डाउनलोड कर लीजिए। पिछले मंथ भी मैंने भेजा था, ठीक है, तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। चलिए आज का सवाल हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न, पहला सवाल है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। जी हाँ, केंद्रक की जो खोज किया गया था वो 1831 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज। दूसरा प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है, तो राइबोसोम पर होती है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है, तो रक्त समूह ओ को, है ना। यानी कि जो ओ रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं वो सभी को रक्त दे सकते हैं। ठीक है, सर्वदाता है यानी कि सभी को दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पीएच का, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो पिछले क्लास में भी बताया गया था कि रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है और 7 से ये अधिक है तो इसीलिए ये कैसा होगा, तो ये क्षारीय होगा। अगर 7 से कम होता तो ये अम्लीय होता। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न आपको रामबाण है और ये 100% सभी छपने की संभावना है। तो रक्त समूह की जो खोज की गई थी ये लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1900 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, है ना। खोज वाला आपको सवाल 1-2 प्रश्न जरूर पूछेगा साइंस में, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज किया गया था और ये कब किया गया था, तो 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं दोस्तों। तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह ये भी पूछा गया सवाल है, तो प्लीहा को कहा जाता है यानी कि स्प्लीन। ठीक है, तो हिंदी भी याद रखना है और इंग्लिश भी, कभी कभी इंग्लिश को हिंदी में ही लिख करके दे देता है। ठीक है, तो स्प्लीन याद रखिएगा। अगला सवाल है कि WBC का निर्माण एवं RBC का विनाश।
देखिए WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, है ना, श्वेत रक्त कण इसको कहा जाता है WBC को। और RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कण। तो WBC का यहाँ पर कह रहा है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका, और RBC का विनाश जो होता है वो प्लीहम होता है यानी कि स्प्लीन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल। जी हाँ, श्वेत रक्त कण जो है इसका मुख्य कार्य बहुत बार पूछा गया है, तो शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना, है ना, बहुत सारे संक्रमण है जिससे हमें कौन बचाता है, तो WBC बचाता है। RBC का क्या काम है दोस्तों? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल यानी श्वेत लाल रक्त कणिका। तो इसका मुख्य कार्य जो है वो शरीर की हर कोशिका में O2 यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है RBC का। ठीक है, तो RBC का क्या काम है? तो शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। और WBC का क्या कार्य है? तो संक्रमण से बचाना। याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला है कि श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ में होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 1 से लेकर के 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। किसका? तो WBC, है ना, WBC का कितना होता है? 1 से 4 दिन तक। जबकि RBC का जो जीवन काल होता है यानी कि लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन को होता है ना। ये सब जो क्वेश्चन है ना 1000 बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। जी हाँ, लाल रक्त कण यानी कि RBC का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? बताइए, रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो ये किसके वजह से? तो हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल दिखता है। ठीक है, किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है कि रक्त को थक्का बनाने में, है ना, अगला सवाल है कि रक्त को थक्का बनाने या जमाने में सहायक होता है। रक्त जैसे ही हाथ कटता है तो ब्लड निकलता है और थोड़ा देर में क्या हो जाता है? वो थक्का जम जाता है। तो इसको जमने में सहायक कौन करता है? तो फाइब्रोनोजिन, है ना, कौन? फाइब्रोनोजिन, रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज। जी हाँ, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो मैकुलन के द्वारा किया गया था। कौन किया था? मैकुलन ने किया था। अगला सवाल है कि विटामिन सी और विटामिन डी की खोज किसने किया था? तो सी का किया था होलकट और डी का किया था हॉपकिंस। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सी का किसने किया? होलकट और डी का हॉपकिंस। ठीक है, विटामिन ए और बी का मैकुलन। अगला सवाल है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में कौन है और वसा में कौन है? रट लीजिएगा, पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील है बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुल सकता है, जबकि वसा में जो घुलनशील है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और 2 विटामिन है जो आपको जल में घुलनशील है। तो ये आपको याद रखना है, 4 विटामिन वसा में और 2 विटामिन जल में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोग बार बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि शरीर में जल का भार कितना होता है? तो शरीर में जो हमारे पानी कितना है? हमारे बॉडी में 65% से लेकर के 80% तक दोस्तों जल ही जल है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो पानी से ही बना है। इसका 65% से लेकर के 80% भाग क्या है? तो जल है। अगला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए, तो आपको डेली कितना पानी पीना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कम पानी पीते हैं, है ना, बात मात्र 1-2 लीटर पीते हैं, तो वो घाटा करेगा आपको। कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी डेली आपको पीना है। ठीक है, तो आप रूटीन बना लेना है कि कम से कम इतना ज़रूर पीना है, 4 से 5 लीटर पानी। अगला है कि अस्थियों एवं दांतों को निर्माण में सहायक होता है। तो अस्थि यानी कि हड्डी और दांत के निर्माण में कौन सा सहायक होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। जी हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस जो है किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? तो हड्डी और दांत के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि हड्डियों और
दांतों को स्वस्थ रखने में सर्वाधिक सहायक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो हड्डी और दांत को, एक मिनट, हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। ये भी सवाल आपको एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल है दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल नाम है आपका। विटामिन ए है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है, आँख खराब होता है। तो अपने बच्चों को अंडा, गाजर, दूध, हरी पत्तियाँ, है ना, ये सब खूब खिलाइए जिससे उनको विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिले। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और अंडा, गाजर, दूध इसका स्रोत हो गया आपका। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? तो खट्टे फलों से, जैसे आप आंवला खाते हैं, नींबू खाते हैं, ठीक है, तो इससे मिलेगा आपको क्या? विटामिन सी। तो विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला है विटामिन डी और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। एक नाम आपको जरूर एग्जाम में पूछेगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, आपको याद रखना है ना। अभी आपको सारा यहाँ पर लगभग बता दिया जाएगा। ठीक है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए बस आप सुबह सुबह धूप में टहलिए, बैठिए, है ना, तो वहाँ से आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विटामिन ए की कमी से, तो अभी बताए कि विटामिन ए अगर शरीर में कमी है तो रतौंधी नामक रोग हो जाएगी आपको, यानी कि रात में आपको नहीं दिखेगा। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है आपको टोकोफेरॉल। ये नाम याद रखिएगा, पूछेगा आपको। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सी का आपको एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, अभी और भी आगे आएगा। अगला है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। अब है आयोडीन, है ना, तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। और आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है ग्वाइटर नामक रोग। और ये घेंघा रोग होता है ना, ये गला में होता है आपका। ठीक है, गला में, गला फूल जाता है, उसी को कहते हैं घेंघा रोग, ये गला में होता है। नेक्स्ट है कि लोहे की कमी से होने वाला रोग। जी हाँ, आपके शरीर में लोहा भी है ना, और लोहा की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया नामक रोग। ठीक है, अरक्तता जिसको कहते हैं, यानी कि शरीर में खून की कमी जिसको भी कहा जाता है अरक्तता, यानी कि एनीमिया नामक रोग। बच्चों में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अगला है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनने में सहायक है। देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन बनने में जो सहायक है वो है आपका लोहा। नेक्स्ट है दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। बेरी बेरी नामक रोग किससे होता है, किस चीज़ की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या होता है? बेरी बेरी, है ना, बी बेरी बेरी, याद रखिएगा। रिकेट्स कई बार पूछा है दोस्तों। रिकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो डी कहाँ से मिलता है? तो डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। तो मॉर्निंग में आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, धूप में बैठिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको विटामिन डी और आपको रिकेट्स की बीमारी नहीं होगी। ये खास करके बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है। अगला सवाल है कि जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। जी हाँ, जनन क्षमता में कमी जो होती है वो विटामिन ई के वजह से होती है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, विटामिन ई के वजह से। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी आपको बताए थे टोकोफेरॉल, याद रखिएगा, है ना, विटामिन ई। अगला सवाल है कि रक्त थक्का नहीं जमता है। बहुत सारे लोग का, है ना, जब गोड़ हाथ कट जाता है ना तो उनका थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? तो विटामिन के की उनके शरीर में कमी है, इसके वजह से ब्लड जो है वो थक्का नहीं हो रहा है और ब्लड निकलते रहता है। ठीक है, तो ये कमी होने के वजह से ब्लड थक्का नहीं जमता है और जहाँ कटता है वहाँ से मतलब हमेशा लगातार खून निकलते रहता है और इस वजह से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है। अगला है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? रक्तचाप किससे मापा जाता है बताइएगा? तो रक्तचाप जो मापा जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर, कई बार पूछा गया सवाल है, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल है कि मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, जी हाँ, आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं बताइए तो। आपको पता है दिन भर में आप 2200 बार सांस ले लेते हैं दोस्तों। आपको समझ में भी नहीं आता है कितना बार मैंने सांस ले लिया, है ना। तो आप एक दिन में लगभग 2200 बार मनुष्य सांस लेता है। और कितना वायु, तो 1600 केजी, जी हाँ, 1600 केजी वायु सांस के रूप में ले लेता है एक मनुष्य। अगला सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, यानी कि आपका जो श्वसन दर है 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं, तो 16 से 18 बार। कभी गिन के देखिएगा, है ना, गिन के देखिए तो आपके 1 मिनट में कितना बार लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन, जी हाँ, आपका जो हृदय है, जो दिल है, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, है ना, अपने दिल पे हाथ रख के चेक कीजिएगा कितनी बार धड़क रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है कि आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है, जी हाँ, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के निर्माण में जो सहायक होता है वो विटामिन B12, और B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालमिन, याद रखिएगा, साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है, और इसके कोबाल्ट भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा, है ना, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपके शरीर में खून की कितनी मात्रा है, तो 5 से 6 लीटर, ठीक है। 4 से 5 लीटर आपको डेली पानी पीना है। और आपके शरीर में कितने ब्लड है, तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो, ठीक है। अगला सवाल है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, बताइए विटामिन सी, है ना, विटामिन सी कहाँ से मिलता है, तो खट्टे फलों से, और रासायनिक नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड। और इससे होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है इसकी कमी से, यानी कि खट्टा फल भी हमें खाना है, नींबू, संतरा, आंवला, ये सब चीज़ में आपको क्या मिलेगा, तो विटामिन सी मिलेगा। अगला है कि चेचक का टीका, जी हाँ, चेचक का जो टीका लगता है, चेचक होता है ना शरीर पर, तो ये किसने किया था इसका खोज, तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का खोज। कब किया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेचक के टीके का खोज कब हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, खोज करके बताना है, जहाँ से भी बताना है इसको ज़रूर बताना है, ठीक है। चेचक के टीके का खोज कब हुआ था और किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक साहब के द्वारा किया गया था बैक्टीरिया की खोज। और कब किया गया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सब आपको भी कुछ काम करते चलना है ना। तो बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी बताना है, और किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में ये भी क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए कब हुआ था इसका खोज, चेचक का टीका, बैक्टीरिया की खोज और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, बैक्टीरिया लीवेनहॉक और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितना होता है। देखिए गाय का अलग होता है और भैंस का थोड़ा ज़्यादा होता है। गाय का होता है 280 दिन और भैंस का होता है 308 दिन, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, गाय और भैंस का। अगला है कि फलों के अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्ययन से भी आपको क्वेश्चन एकागो पूछ सकता है, ठीक है। फलों के अध्ययन, फूलों के अध्ययन, ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है फूलों का अध्ययन, तो फल और फूल दोनों एक जैसा लगता है, गलत मत कीजिएगा, है ना। तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, या फिर इसी को कहा जाता है फ्लोरी कल्चर, ठीक है। फ्लोरी कल्चर या एंथोलॉजी दोनों एक ही है दोस्तों, ठीक है। फ्लोरी कल्चर, ठीक है, फूलों के अध्ययन को फ्लोरी कल्चर, फूल फ्लोरी याद रखिएगा, और इसको एंथोलॉजी भी कहते हैं। अगला है ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग, जी हाँ, ग्वाइटर रोग जो होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है ग्वाइटर से, ठीक है, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि ग्वाइटर रोग।
अगला सवाल है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल कौन सा है? फूल फूल है ना, तो सबसे बड़ा जो फूल है वो है रेफ्लेसिया। कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों, सबसे बड़ा फूल सबसे बड़ा रेफ्लेसिया और सबसे छोटा तो बुल्फिया है ना, रेफ्लेसिया और बुल्फिया याद रखिएगा, या दोनों में है, बस ये रेफ्लेसिया है ये बुल्फिया है, ठीक है। चलिए, बड़ा है ये छोटा है। अगला है कि ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग बताइए। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा है ना, दमा यानी कि जब खांसते हैं तो आपका कौन सा शरीर प्रभावित होता है? इससे फेफड़ा है ना, फेफड़ा पे जोर पड़ता है और इससे फेफड़ा आपका प्रभावित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूरॉन इसको कहा जाता है। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कीट पतंग तथा पक्षियों के अध्ययन क्रमशः क्या कहलाते हैं? कीट पतंग के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? कीट पतंग एंटोमोलॉजी। और पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है आर्नियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्नियोलॉजी। पक्षी के अध्ययन को आर्नियोलॉजी और कीट पतंग के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। मैं बार बार 2-4 बार रिपीट कर देता हूँ तो आपको याद हो जाए, है ना। अगला है कि हेम्योपैथी। जी हाँ, आप हेम्योपैथी में इलाज कराते होंगे, तो हेम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? तो हैनीमैन। याद रखिएगा, ये कहाँ का था? जर्मनी का था, है ना। हैनीमैन के द्वारा किया गया था हेम्योपैथी का आविष्कार, ठीक है। इसी के नाम पर हेम्योपैथी हो गया हैनीमैन के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज, है ना, तो सबसे बड़ा जो बीज है और सबसे छोटा बीज है कौन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बीज है वो है आपको लोडोसिया, है ना। क्या इसको कहते हैं? लोडोसिया। और सबसे छोटा जो है वो है आर्किड, ठीक है। सबसे छोटा आर्किड और सबसे बड़ा लोडोसिया, है ना। ये सबसे बड़ा बीज है और सबसे छोटा बीज है। चलिए, हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सेव तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग। जी हाँ, सेव का कौन सा भाग आप खाते हैं तो उस भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? मांसल पुष्पासन। कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। सेव तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मांसल पुष्पासन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल, समुद्र का जल और दूध का पीएच मान। तो ये सब पीएच मान मैंने पहले बता चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। तो शुद्ध जल का 7 होता है ना, ना ही ये उदासीन है और ना ही ये अम्लीय है आपका, ठीक है। अगला है समुद्र जल, तो समुद्र जल का होता है 8.4, यानी कि 8.4 है, इसका मतलब कैसा होगा? ये क्षारीय होगा। और दूध का कितना होता है? तो 6.4, यानी कि ये 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको जरूर पूछेगा एक पीएच वैल्यू एग्जाम में। अगला सवाल है कि मलेरिया के रोग से प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया, जी हाँ, अभी बरसात का समय है और इस समय मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, तो आपको मच्छरदानी लगा करके सोना है, ठीक है। और मलेरिया से प्रभावित होने वाले जो अंग हैं वो आरबीसी हैं तथा तिल्ली इससे प्रभावित होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल इससे प्रभावित होता है और हमारा शरीर का तिल्ली इससे प्रभावित होता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। देखिए, बीसीजी का जो टीका लगता है ये किस रोग से बचाव के लिए लगता है? तो टीबी रोग से बचाव के लिए लगता है, ठीक है। टीबी रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का टीका लगता है। एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला है कि डीपीटी का टीका, ये भी पूछा गया सवाल है। तो डीपीटी का जो टीका लगता है ये किससे बचाव के लिए? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। जी हाँ, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी से बचाव के लिए लगता है डीपीटी का टीका और टीबी से रोग के बचाव के लिए लगता है बीसीजी का टीका, ठीक है। मलेरिया से कौन अंग प्रभावित होता है? तो आरबीसी और तिल्ली। नेक्स्ट है कि लीची का खाने योग्य भाग। जी हाँ, लीची, है ना, मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है और इसका जो खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एरिल कहा जाता है। अगला है कि टाइफाइड। जी हाँ, टाइफाइड भी बरसात के समय में बहुत होता है ना। आप गंदा पानी पीते हैं, गंदा खाना खाते हैं तो उससे टाइफाइड हो जाता है। हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस रोग है,
इससे कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो इससे हमारा आंत प्रभावित होता है, ठीक है। हमारा जो आंत है इससे प्रभावित होता है, किससे? तो टाइफाइड हो सकता है, हैजा है, पेचिश रोग से, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित कौन सा अंग होता है? जी हाँ, अगर पोलियो मार दिया, मिर्गी हो गया, रेबीज हो गया, कोढ़ हो गया या टिटनेस हो गया, तो इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है। इससे हमारा क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और ये हमारे मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है मास्टर ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। जी हाँ, तो शरीर का जो सबसे मजबूत हड्डी होता है वो होता है जबड़ा की हड्डी, है ना। जबड़ा, जबड़ा देखें है ना, आपके जो मुंह वाला जो आगे वाला जो है दांत वाला वो जबड़ा है। तो ये जो है आपका सबसे मजबूत हड्डी होता है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी होती है कान के पास, इसको कहा जाता है स्टेप्स, है ना। कौन सी हड्डी? इसका नाम है स्टेप्स और ये कान के पास होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी। और नेक्स्ट सवाल है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी कि हड्डी, तो सबसे लंबी होती है हमारी जांघ की हड्डी, ठीक है। हमारी जो जांघ है इसकी हड्डी यानी कि इसको फीमर कहा जाता है, यानी कि ऊरू अस्थि, ऊरू अस्थि जो है ये सबसे लंबी है ना, सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है कि मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियां कितनी पाई जाती है? तो आप बड़े हो गए हैं, जब बच्चा रहता है तो बच्चे में 300 से ज़्यादा हड्डी होता है। जब नवजात शिशु जो होता है ना, बच्चे जन्म लेते हैं तो 300 से ज़्यादा हड्डी होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो किशोरावस्था आते आते वो 206 हड्डी हो जाता है आपका, है ना। हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, बहुत सारी हड्डियां। तो टोटल अभी 206 हड्डी है, कुल हड्डी मनुष्य में 206, याद रखिएगा। अगर बच्चा वाला पूछता है तो आप 300 से ज़्यादा मार सकते हैं। अगला है कि मनुष्य की खोपड़ी में, जी हाँ, आपके खोपड़ी में कितने हड्डी हैं बताइए? तो मनुष्य के खोपड़ी में 8 हड्डी है, ठीक है। कितने हड्डी हैं? 8 हड्डी है। तो सभी क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद कीजिए और पता कीजिए कि कितने हड्डी हैं। 8 हड्डी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वग्राही, है ना, सर्वग्राही रुधिर वर्ग। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, मतलब कि जो AB रक्त समूह जो होता है वो सभी से मतलब कि रक्त ले सकता है ना। जिसका भी AB रक्त समूह है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, यानी कि इसको कहते हैं सर्वग्राही। और O जो होता है ये सबको दे सकता है, ठीक है, यानी कि सर्वदाता वो को कहा जाता है आपका, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? जी हाँ, आपका जो ब्लड है इसको शुद्ध कौन करता है, फिल्टर कौन करता है? तो हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स जो है, यही हमारा रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। इसीलिए इसको हमको क्या रखना है? स्वस्थ रखना है कि नहीं? गलत चीज़ों से हमें दूर रहना है। नेक्स्ट सवाल है कि थायराइड ग्रंथि यानी कि अवटु ग्रंथि भी जिसको कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि को, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये गला में रहता है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? हमारे गला में। नेक्स्ट है कि शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं जैसे कि चलना, है ना, सामान्य ऐच्छिक क्रिया है चलना, घूमना, बोलना, तो इसको नियंत्रण कौन करता है ना। आप जैसे कि कुछ कहीं आवाज़ किया था, आप जा कर के देखते हैं तो चल लिए, घूम लिए, किसी के बारे में कुछ बोल लिए, तो ये इसको नियंत्रित जो करता है वो अनुमस्तिष्क करता है, जिसको सेरिबलम भी कहा जाता है, ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरिबलम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों तो PDF के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, है ना, 7857824310, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर दोनों यही है, और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम भी नंबर यही है। 351 PDF का चार्ज है, तो जिनको भी PDF चाहिए आप 351 इस नंबर पर पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पर सभी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। आप इस पर बात भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं कि सभी मानसिक क्रिया जैसे कि चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, ये सब क्या है? मानसिक चेतनाएं हैं, तो इसका जो नियंत्रण करता है ये प्रमस्तिष्क और सेरिबलम भी करता है दोस्तों, इसका भी नियंत्रण। अगला है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? बताइए। तो मूत्र का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है आपका, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण।
अगला है कि मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग, बताइए। मेनिंजाइटिस है ना, सुने होंगे नाम, मेनिंजाइटिस हो गया तो मेनिंजाइटिस जो होता है ये मस्तिष्क होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, क्षय रोग, ये किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, है ना। जीवाणु, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होने वाला है आपका, ठीक है, इससे कौन कौन सी बीमारी फैलता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, क्षय रोग, ये सब जो रोग होता है ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के वजह से होता है, ठीक है। किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया, याद रखिएगा, टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक और क्षय रोग, ठीक है। अगला है कि प्रश्न है पायरिया, है ना, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, ये जो बीमारी होता है ये किसके वजह से होता है दोस्तों, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, तो ये होता है प्रोटोजोआ के वजह से, यानी कि परजीवी के वजह से होता है, ठीक है, परजीवी के कारण होता है। और ऊपर वाला याद रखिएगा, टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, क्षय रोग, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। अगला है प्रश्न कि मस्तिष्क का वजन, जी हाँ, हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक हमारे मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है। देखिए इंसुलिन का जो स्रावन होता है ये होता है लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा होता है इंसुलिन का स्रावन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। अगला है कि टिबिया नामक हड्डी, जी हाँ, कई बार पूछा गया सवाल है कि टिबिया नामक जो हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। आपका जो पैर है ना नीचे वाला, इसी को कहते हैं टिबिया नामक हड्डी, वहीं पर होता है, ठीक है। चलिए घुटना के नीचे। अगला है कि लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, जी हाँ, लाल रक्त यानी कि इसका जो निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है दोस्तों, तो यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है, यकृत और प्लीहा में होता है। नेक्स्ट है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे जो शरीर है इसके टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये नियंत्रित करता है हमारे शरीर के ताप को। अगला सवाल है कि पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग। देखिए हेपेटाइटिस रोग और पीलिया, है ना, जो शरीर में जिसमें पीलापन हो जाता है तो इससे प्रभावित होता है आपका यकृत, यानी कि लीवर हमारा इससे प्रभावित होता है, ठीक है। अगला दोस्त है प्रश्न की ट्रैकोमा एस्टिगमेटिज्म, यानी कि जिसको अबिंदुकता भी कहते हैं, ट्रैकोमा एस्टिगमेटिज्म मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला आँख, जो अंग है वो है आँख, है ना। तो याद रखिएगा, नाम भी सुने होंगे, ट्रैकोमा हो गया यानी कि उसका आँख क्या हो गया, खराब हो गया, है ना, एस्टिगमेटिज्म हो गया, खराब हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये आँख खराब होने वाला, तो इससे कौन प्रभावित होता है, तो आँख प्रभावित होता है। अगला है कि टमाटर के लाल रंग क्यों होता है, बताइए टमाटर कैसा होता है, लाल होता है, क्यों होता है लाल, तो ये लाइकोपीन की वजह से, ल से लाल, ल से लाइकोपीन, याद रखिएगा, है ना, टमाटर का रंग लाल। अगला है दोस्तों प्रश्न की मरुस्थल में उगने वाला पौधा, जी हाँ, मरुस्थल में बहुत कम मात्रा में आपको पौधा देखने को मिलेगा, मरुस्थल में कटीले पौधे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो वो जो उगने वाला जो पौधा है उसको क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट। अगला है कि गुर्दे का भार, जी हाँ, गुर्दे का वजन कितना होता है, भार कितना होता है, तो इसका जो भार होता है 150 ग्राम होता है, यानी कि 150 ग्राम लगभग इसका भार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, बताइए कितने मांसपेशी होते हैं मनुष्य में, तो 639, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। आज का जो जो सेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक जितना साइंस करवाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और यहीं से पूछा जाएगा, इससे फालतू नहीं रहेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको पूछा जाएगा। क्लास 8 तक लगभग बोला गया है, तो 8-9 तक मान के चलिए कि आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी लो रहेगा आप लोग का।
अगला है कि स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। स्वप्न के अध्ययन या सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं, स्वप्न के अध्ययन को कहा जाता है ऑनिरोलॉजी और सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है केलोलॉजी। याद रखिएगा, सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी और स्वप्न के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मनुष्य शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? जी हाँ, हमारे शरीर में जो रक्त परिभ्रमण है ना, चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लग रहा है? तो 23 सेकंड में पूरा चारों तरफ दौड़ लेता है। सोच लीजिए, इतना बड़ा शरीर है ना, मात्र 23 सेकंड में पूरा ब्लड चारों पट्टी घूम जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। दोस्तों देखिए, अभी भी गांव घर में जिनको ये ज्ञान नहीं है तो वहाँ भ्रांतियाँ रहती है कि लिंग का जो निर्धारण होता है वो महिलाओं से होता है, लेकिन नहीं, लिंग का जो निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, लिंग का जो निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। बताइए, तारपीन का तेल कई बार पूछा गया सवाल है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होगा? तो चीड़ के वृक्ष से, है ना। कहाँ से? चीड़ के वृक्ष से, है ना। चीड़ के पकड़ के तार के तेल निकाल देगा, है ना। तो चीड़ के वृक्ष से निकलेगा तारपीन का तेल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। बताइए, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो जो दाल होता है ना, मसूर का आप देखे होंगे पौधा, ठीक है, या फिर आप चना का जो पौधा देखे होंगे तो उसका जो जड़ होता है ना, तो वो जड़ में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। और ये काफ़ी मतलब अच्छा होता है ये, और इसीलिए जब एक फसल लगाया जाता है उसके बाद दलहन का पौधा लगाया जाता है। जैसे कि आप गेहूं के बाद आपका मूंग का फसल लगता है, दलहन का लगता है। उससे क्या होता है ना कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, या फिर धान का लगाया जाता है, उसके बाद मसूर चना का लगाया जाता है। उससे खेत में उर्वरा शक्ति पर्याप्त उसको मिल जाता है, इसीलिए मतलब कि दलहन का फसल लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो उसके जड़ में रहता है राइजोबियम नामक जीवाणु और वो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है। तो याद रखिएगा, जड़ में होता है, दलहन की जड़ों में। अगला है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ना सबसे अधिक, बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो सबसे अधिक होगा लाल प्रकाश में और सबसे कम होगा बैंगनी प्रकाश में। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश और सबसे कम बैंगनी प्रकाश। अगला प्रश्न है कि पके आम में पाया जाता है। जी हाँ, अगर आपको विटामिन ए की कमी है तो आम तो सबको पसंद है, तो पका हुआ आम खूब खाइए, जम के खाइए, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है आपको। ठीक है, पके हुए आम में विटामिन ए। अगला सवाल है कि दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन। देखिए, दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, बस एक ही विटामिन है उसमें नहीं पाया जाता है, वो है विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी तो पाया जाएगा खट्टे चीज़ों में, तो दूध में तो खट्टा है नहीं, है ना, तो इसीलिए इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन इसमें पाए जाते हैं। याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है दोस्तों? तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जी हाँ, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है एड्स की बीमारी। जी हाँ, एड्स की जो बीमारी है इसकी जांच के लिए किया जाता है, तो इसकी जांच के लिए कौन सा जांच किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट होता है एड्स की जांच के लिए। ठीक है, एलिसा, है ना। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एड्स का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में प्रदाता की आँख से निकाला जाता है। बताइए, जो नेत्रदान करते हैं तो क्या निकाला जाता है? तो जो कॉर्निया होता है, जो ब्लैक वाला जो होता है ना आपकी आँख में, जो ब्लैक वाला चीज़ है, जब मनुष्य मर जाता है तो वो बहुत सारे लोग दान करते हैं, तो ये कॉर्निया को निकाला जाता है। ठीक है, अगला है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? जो एक खिलाड़ी लोग होते हैं, आप देखते होंगे पीते हुए उन लोग को, है ना, खिलाड़ी खेलते समय आता है पीते हैं ना, तो वो क्या रहता है? तो तत्काल दिया जाता है, किस लिए? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, उससे तत्काल एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है उसको। ठीक है, तो खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। जी हाँ, आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क भाग सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग। जी हाँ, सेब और नाशपाती जो खाते हैं उसके खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो मांसल पुष्पासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांसल पुष्पासन। अगला है कि वृक्क की इकाई होती है, तो वृक्क की इकाई जो होती है दोस्तों वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, याद रखिएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा के रंग का कारण क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोगों के त्वचा, किन्हीं का काला, किन्हीं का मतलब कि पीला, लालपन है ना, किसी का वो वाइट टाइप का। तो ये कारण क्या है, तो ये होता है दोस्तों मिलानिन पिगमेंट के वजह से होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, मिलानिन पिगमेंट। और ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। और अगला सवाल है कि अनुवंशिकता के जन्मदाता किसे माना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अनुवंशिकता के जो जन्मदाता हैं वो हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगरी मेंडल हैं, यही अनुवंशिकता के जनक हैं। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज बायोलॉजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको प्रधान शिक्षक का पूरी पीडीएफ चाहिए, पूरा नोट्स चाहिए आपको, जैसे कि डीएलएड है, समान अध्ययन, करेंट अफेयर, रीजनिंग, है ना, मैथ, साइंस, तो सभी चीज़ का आपको सिलेबस के अनुसार मिल जाएगा पीडीएफ। अगर पीछे वाला भी सारे क्लास मिल जाएंगे और आगे जितने क्लास होंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 18 दिसंबर तक। तो ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 351 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। इसमें 351 रुपया चार्ज है। तो कैसे देंगे आप, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। ये जो नंबर दिया गया है 7857824310। और जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और जो पुराने लोग हैं जो अभी तक 100 रुपीज़ पे नहीं किए हैं तो नए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 1-2 दिन के अंदर सभी पीडीएफ उस ग्रुप में सेंड किया जाएगा, दोबारा से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों सीटेट की भी हमारे यहाँ क्लास चलती है, तो आपको अगर सीटेट की तैयारी करना है तो आप सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टेस्ट था दोस्तों, टेस्ट नंबर 8, आपको कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा, ख़राब लगा, क्या लगा, नहीं लगा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना, और क्या तैयारी आपको कमी है ना, क्या आपका क्या चीज़ कमज़ोर है ना, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज बायोलॉजी का हम लोग देख लिए। कल जो क्लास होगा, कल भी हम लोग बायोलॉजी का देखेंगे और कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित भी कल हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम अगले क्लास में, कल तो संडे है, कल हम 9 बजे रात में लाइव आएंगे। वहाँ पर जो भी आपका समस्या है आप समस्या बताइएगा, उसका निदान किया जाएगा। कल 9 बजे से लाइव डिस्कशन होगा। कल संडे लाइव डिस्कशन होता है 9 बजे से। तो जो भी आपकी समस्या हो कल रात में 9 बजे आप लोग अपनी समस्या को रखिएगा और उसका समाधान किया जाएगा। कैसे आगे की तैयारी करनी है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और नए लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, है ना, और ये हम कल रात में 9 बजे जुड़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।